नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम हर हफ्ते ऐसे मेहमानों को लेकर के आते हैं जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक फील्ड में किसी न किसी तरीके से बदलाव लाने के लिए कोशिश कर रहे हों। हम कह सकते हैं कि समाज में पॉजिटिव चेंज के लिए एक नई दिशा दे रहे हों। आज इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं राजेश कुमार नागी जी से, जिनकी एक संस्थान है जो कि लोक कल्याण को समर्पित है। इनके ना ही सिर्फ वृद्धाश्रम है बल्कि अनाथ आश्रम है। इसके अलावा हर रोज़ इनके लंगर चलते हैं। इनका एक आई हॉस्पिटल भी है जहां पर मुफ्त में आंखों का इलाज होता है। चलिए अब चलते हैं और राजेश कुमार नागी जी से चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में जी। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूँगी कि संस्थान की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? जी सबको नमस्कार जोहर। मैं आपको बताऊं कि संस्थान की शुरुआत जो 1995 ईस्वी में श्री तरसेम लाल नागी जी जो कि संस्थान के फाउंडर हैं उनके द्वारा की गई। और उन्होंने किसी एक घटनाक्रम के बाद ही इस संस्थान को शुरू किया था। सबसे पहले हम लोग ने डिवाइन ओंकार मिशन में आई हॉस्पिटल की स्थापना की थी। आई हॉस्पिटल के पीछे एक रीज़न ये था कि संस्था के फाउंडर श्री तरसेम लाल नागी जी की अपनी दोनों आँखें ग्लूकोमा से खराब हो चुकी थी। उनकी रोशनी, उनकी दृष्टि जा चुकी थी। तो किसी डेथ बॉडी की आँख कॉर्निया ग्राफ्टिंग करा के उन्हें रोशनी प्रदान की गई। तो उनके मन में ये ख्याल आया कि कोई आदमी अगर इस दुनिया को छोड़कर जाते वक्त भी किसी की सेवा कर सकता है, किसी को रोशनी प्रदान कर सकता है, तो हम लोग जीते जी क्यों अंधे बने रहें और हम लोग क्यों ना किसी की सहायता करें। यह सोचकर उन्होंने आई कैंप लगाना स्टार्ट किया। उसके लिए भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि जगह नहीं मिल पा रही थी। तो टेंट लगाकर, और हमारे बीच उस समय झारखंड के जाने माने सुप्रसिद्ध डॉक्टर बीपी कश्यप सर ने उस समय हमारा साथ दिया और लोगों ने मिलकर लोगों से चंदा इकट्ठा करके एक आँखों का ऑपरेशन का कैंप लगाया गया। तो वहाँ से फिर ये निःशुल्क ऐसे जो कैटरेक्ट पेशेंट थे जो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रहे थे, तो वहाँ से इस ओंकार आई हॉस्पिटल की स्थापना करके श्री तरसेम लाल नागी जी ने अपने इस समाज सेवा के कार्य को शुरू किया। और ओंकार आई हॉस्पिटल में जो भी मरीज आते हैं उन्हें निःशुल्क रहना, खाना, चश्मा, दवाई और ऑपरेशन के बाद जाते वक्त उन्हें एक एक कंबल देकर संस्था के तरफ से उन्हें विदाई दी जाती है। और सारा कार्यक्रम ये जो ओंकार आई हॉस्पिटल के द्वारा जो ज़रूरतमंद लोगों के रोशनी प्रदान करने का, ये सब निःशुल्क और सब समाज सेवा के तहत ही श्री तरसेम लाल नागी जी के निर्देश पे किया जा रहा है। संस्थान के कौन कौन से और प्रोग्राम, एक्टिविटीज़ या वेलफेयर प्रोग्राम जो कि चलते हैं? जी, संस्थान के सबसे पहले तो ओंकार आई हॉस्पिटल की स्थापना हुई जी। तो ऐसा होता है कि आज से तकरीबन 20-22 साल पहले जब आँखों के ऑपरेशन होते थे तो उस समय आँखों में स्टिचेज लगती थी, लोगों को काफ़ी पेनफुल तकलीफ़ होता था। और उस वक्त एक धारणा थी एक गांव के लोगों में या जो भी लोग ऑपरेशन कराते हैं, तो वो उनके मन में यही था कि ठंड के दिनों में ही किसी भी तरीके का ऑपरेशन हमें कराना चाहिए। तो जब ठंड के दिनों में ऑपरेशन होता था तो आप समझिए कि नवंबर से लेके आपको मार्च तक, उसके बाद जो वो हमारा हॉस्पिटल का प्लेस था, जो जगह थी, वो खाली पड़ी रहती थी। तो उस दरमियान संस्था के संस्थापक और तमाम टीम्स, हम लोग लेप्रोसी कॉलोनी जो भीख मांगने वाली झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं वहाँ जाकर भोजन उन्हें दिया करते थे। उन गरीब लोगों को चद्दर, कंबल, ठंड के दिनों में कंबल इत्यादि की व्यवस्था करके देते थे। तो जब उस जगह पर हम लोग जाते थे तो वहाँ देखते थे कि जिन्हें कुष्ठ रोग है, जिन्हें एक साइड में किनारे करके रखा गया है, जो अपना भीख मांगकर अपना पालन पोषण कर रहे हैं, पर उनके जो बच्चे हैं वो बच्चे बिल्कुल स्वस्थ थे और उन बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत थी, लेकिन समाज से उन्हें काट कर अलग रखा गया था क्योंकि समाज के लोग उन्हें अपने साथ मिलाते नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये लेप्रोसी के बच्चे हैं और इन्हें अपने साथ अगर हम रखेंगे तो इनसे हमारे भी बच्चों को बीमारियां या समाज में और भी बीमारी फैल सकती है। तो तरसेम लाल जी ने इसके ऊपर
गहन अध्ययन किया, लोगों से इसके विचार विमर्श ली, जो एक्सपर्ट थे उनसे इस बीमारी के बारे में जाना, तो पता चला कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है। तो फिर उन्होंने विचार किया कि जो बच्चे इनके पास हैं उन बच्चों को हम सामाजिक की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करेंगे। और इसके तहत उन्होंने उन बच्चों को अपने इस ओंकार आई हॉस्पिटल के साथ में जो रूम्स हमारे पास खाली थे, तो उन्हें पढ़ाई की सुविधा प्रदान की। और ये सुविधा हमने अपने इस संस्थान में करने से पहले उनकी उस कॉलोनी में ही टीचर्स और उन्हें एजुकेशनल मटेरियल वगैरह देकर वो सुविधाएं दी थी, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया, क्योंकि उनका माहौल चेंज नहीं हो पाया। उनका जो वातावरण था, जो रहन सहन था, जो एक्टिविटीज़ वो देखते थे, वो बिल्कुल चेंज नहीं था, इसलिए उनके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिला। तब फिर हम लोग ने विचार किया कि इन बच्चों को इस माहौल से उठाकर हम लोग एक साफ सुथरे, एक जहाँ पर शिक्षा का मंदिर बनाया जा सके, एक स्कूल बनाया जा सके और वहाँ पर इनको रखकर इन्हें पढ़ाई की सुविधा दी जाए। तब उन बच्चों को हम लोग ने वहाँ से लाकर अपने रामगढ़ जिले के मुराम कला पंचायत में, टायर मोड़ उस जगह का नाम है, वहाँ पे डिवाइन ओंकार मिशन जो संस्था है, उस संस्था में 2 रूम में हमने शुरू में 4 बच्चे लेके आए थे और 4 बच्चों को धीरे धीरे उनको प्रतिदिन नहलाना धुलाना, उनका पढ़ाई लिखाई, उनके लिए टीचर्स की व्यवस्था, एजुकेशनल मटेरियल की व्यवस्था और बाकी सारी सुविधाएं उन्हें प्रदान की गई ताकि ये बच्चे इस मुख्य धारा से जुड़ सके। तो एक हमारा उस तरह के लेप्रोसी गरीब अनाथ बच्चों का आश्रम हो गया। दूसरा हमारा जो कार्यक्रम चलता है वो फिर जब हमारे पास वो बच्चे आए तो उनके लिए टीचर्स की जरूरत पड़ी, तो गांव मोहल्ले से जो भी पढ़े लिखे लड़के थे लड़कियां थी उनको हम लोग ने वहाँ पे एज ए टीचर जॉब दिया। तो वो उन्होंने कहा कि हमारे गांव में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो बच्चे दिन भर या तो गाय चराते हैं, बकरी चराते हैं या फिर खेलते हैं, तो उनको भी हम लोग यहाँ पर अगर लाकर पढ़ाई कराएं तो क्या आप उन्हें भी निःशुल्क पढ़ाई सुविधा प्रदान करेंगे? तो संस्था के फाउंडर ने कहा कि हम बिल्कुल ज़रूर करेंगे। तो वो टीचर्स अपने गांव मोहल्ले से भी बच्चों को लाने लगे। तो फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे हमारे जितने भी वहाँ पर मेंबर्स थे, जो भी लोग सेवा करते थे, तो बिल्कुल दिल से करते थे और धीरे धीरे इस कार्य की चर्चा होने लगी। लोग अपने बच्चों को हमारे स्कूल में दाखिला दिलाने लगे और ये धीरे धीरे एक तरफ तो ये आश्रम चल रहा था ज़रूरतमंद लोगों के लिए और धीरे धीरे ये स्कूल का रूप ले लिया। तो डिवाइन ओंकार मिशन हाई स्कूल के नाम से आज हमारे पास तकरीबन 700 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग ने एक वृद्धा आश्रम बनाया, वृद्ध आश्रम, जिसपे तकरीबन आज 30 लोग वहाँ पर रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और वो वैसे बुजुर्ग हैं, वैसी महिलाएं, वैसे पुरुष हैं या तो जिन्हें घर से किसी तरह से तकलीफ़ है या उनके बाल बच्चे नहीं हैं या फिर उन्हें कुछ अपने सोच के टकराव की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा, कुछ रोड से मिले हुए भूले भटके ऐसे वृद्ध जिनका कोई आसरा ही नहीं है, उन सभी लोगों को वहाँ पे रख के हम लोग ने ओंकार ओल्ड एज होम की स्थापना की। उसके बाद फिर हमारा इस झारखंड के अलावा हमारे उड़ीसा में भी इस तरह से वहाँ पर बहुत बड़ा फ्लड आया था सन 2000 में, तो वहाँ पर बहुत से बच्चे अनाथ हो गए थे। तो वहाँ उड़ीसा के मयूरभंज और कोइंझर जिले में या 2 जगहों पर हम लोग ने वैसे वैसे बच्चों को एक जगह संग्रहित किया और वहाँ भी स्कूल की स्थापना की। तो उड़ीसा में हमारा 2 जगह पे ऐसी संस्थाएं चल रही हैं, एक मयूरभंज में, एक कोइंझर में। और बाकी हमारे जो वो आश्रम थे उसमें हमने देखा कि अनाथ बच्चे हमें बहुत कम मिलते हैं या नहीं के बराबर मिल रहे हैं। तो वहाँ पर हमने ऐसे बच्चे भी चुने जो बच्चे शरीर से विकलांग थे, जो कि बाहर कॉमन स्कूल में जाते थे, जनरल स्कूल में जाते थे, तो दूसरे बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे, तो उन्हें अपने अपंगता का एहसास होता था, तो उनका कहीं ना कहीं वो मेंटल एक तरह से डिप्रेशन में जाते थे। तो उन्हें भी एक हमने सहायता प्रदान करते हुए ऐसे जो दिव्यांग बच्चे थे उनको भी हम लोग ने रखकर अपनी उसी संस्था में और एक बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही शिक्षा का बढ़िया माहौल बनाकर उन बच्चों को भी हम लोग ने सहायता दी। तो उसमें 2 लड़कियां हमारे पास थी, रीना और मीना। तो वो दोनों बच्चियां जब मैट्रिक की परीक्षा दे ली,
उसके बाद उनका गांव पड़ता है कांके उरगुट्टू। तो वहाँ पर उन बच्चियों को एक स्कूल बनाकर दिया गया है जो कि डिवाइन ओंकार मिशन स्कूल के ही नाम से वहाँ भी चलता है। और वो जो दोनों दिव्यांग बच्चियाँ हैं, रीना और मीना, वो दोनों आज वहाँ पर गांव के बिल्कुल एकदम जंगल इलाके में, जहाँ पर गाड़ी की सुविधा नहीं है, जहाँ आपको और भी किसी तरह की लाइट्स की सुविधा नहीं है, किसी आज के नेटवर्क की सुविधा नहीं है, तो वहाँ पर उन बच्चों को भी हम लोग ने शिक्षा का माहौल प्रदान कराया है। और वो रीना और मीना ही उसी स्कूल को वहाँ पर रन कर रही है। जी, ये तो हो गई सर संस्थान की स्थापना की बात और कौन कौन से प्रोग्राम्स चलते हैं उसकी। अगर हम बात करें आपकी, तो 1997 में इस संस्थान की शुरुआत हुई थी। आप इससे कब जुड़े और कैसे आपका ये जुड़ा हुआ? एक्चुअल में संस्था ने अपना कार्यक्रम 1995 में स्टार्ट किया था। अच्छा। और टेंट वगैरह लगाकर आंखों के ऑपरेशन से और इन बच्चों से। तो जब हमारे संस्था की बिल्डिंग बनी तो वो 1997 में बनी। अच्छा। और 1997 से ही मैं इस संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ और मैं 24 आवर्स उसी कैंपस में रहता हूँ अपने पूरे परिवार के साथ। और ये बच्चों की जिम्मेवारी है, अगर आप उसे एक ड्यूटी की तरह करेंगे, आप उसे एक अपना टाइम पास के लिए करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम उसे अपना परिवार के जैसे ही पूरे बच्चों को एक साथ रख के और वहाँ पर टाइम देना पड़ता है। तो इसीलिए हमने कैंपस में ही अपना व्यवस्था रखी और वहाँ हम 97 से ही जुड़े हुए। जी। सर, अगर बात करें कुछ चैलेंजेस की, तो क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं इस पूरे काम को करने में, पूरे वेलफेयर प्रोग्राम को चलाने में? देखिए, एक ऐसा है कि एक छोटे से ही परिवार को चलाने में काफ़ी चैलेंजेस लोगों के सामने आते हैं। और ये तो एक बहुत बड़ी मुहिम थी, बहुत बड़ा एक अभियान था। और इसको चलाने के लिए बहुत सबसे पहली जो प्रॉब्लम्स हमें आई वो इस बात की आई कि गांव के लोग, जो अगल बगल का माहौल था, उन लोग ने सोचा कि इन लोग किसी भी तरीके का कोई सेवा कार्य नहीं करेंगे। तो जब बिल्डिंग बन रही थी तो रात को हमारे सीमेंट्स वगैरह चोरी हो जाते थे। लोग आकर वहाँ पर हमें ये करते थे कि यहाँ पर आप भीख मांगने वाले गरीब अनाथ बच्चों को लेके आओगे, यहाँ बीमारी फैलेगी। तो इस तरह से करके लोगों की तरफ से कुछ अपोजिशन तो हमारा होता रहा, पर उन सभी चीज़ों को एक सामाजिक माहौल में एक दूसरे से मंत्रणा करके, बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। फिर जो बच्चे आए हमारे पास, तो बच्चे जब हमारे पास आए तो उनको हमने आपको बताया कि उन बच्चों को हमने भीख मांगने वाली कॉलोनी से लेके आए थे। तो जब वो बच्चे वहाँ पर आए तो सबसे पहले तो वो कॉलोनी वाले लाने नहीं दे रहे थे बच्चों को, क्योंकि उस वक्त एक ऐसा चला हुआ था कि बच्चों की किडनी निकाल ली जाएगी, उनकी आंख निकाल ली जाएगी, उनसे भीख मंगवाया जाएगा। तो इन लोग भी शायद इसी तरह से कुछ कार्य करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं। तो वहाँ पर बहुत देर तक उन्हें हम लोग को समझाना पड़ा। पहले इसीलिए हमें शुरू में 4 ही बच्चे मिले और उन 4 बच्चों पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करके और उन्हें एक ऐसा इंसान बनाया कि लोगों के, उस कॉलेज के लोगों के बीच में एक एग्जाम्पल सेट हुआ। तो वो एक प्रॉब्लम आती थी, हमें बच्चे लोग जल्दी देते नहीं थे। धीरे धीरे अब तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वेटिंग लिस्ट होती है। हम जितना बच्चों को चाहते हैं रखना, उतनी हमारे पास जगह नहीं हो पाती है। तो अभी वो प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो गई है। और फिर तीसरा, जो आँखों के ऑपरेशन के लिए प्रॉब्लम आती थी, डॉक्टर्स की थोड़ी सी कमी होती थी उस वक्त। अभी फ़िलहाल हमारे पास वो डॉक्टर्स की भी कमी हम लोग ने पूरी कर ली है। और सबसे बड़ा जो चैलेंज होता था वो है फंड का। ये सारी चीज़ों को चलाने के लिए खर्च बहुत ज़्यादा होता है और खर्च हमें किसी कोई सरकारी संस्था के द्वारा नहीं प्रोवाइड किया जाता। ये लोगों की अपनी जो कमेटी है, टीम है, वो लोग अपने पॉकेट मनी से ही इस सारे फंड की व्यवस्था करते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी सी चैलेंजेस आती हैं। बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है लोगों के सामने जाके, उन्हें एक एक विश्वास दिलाना पड़ता है कि आपका जो पैसा है वो सही जगह पर, सही दिशा में यूज होगा। तो इस तरह से करके काफ़ी चैलेंज आते रहते हैं, उन्हें भगवान की दया से हम लोग मिलजुल कर पार करते हैं। राजेश जी, अगर बात करें अनाथ आश्रम की, तो अनाथ आश्रम में जो बच्चे आते हैं, बहुत 2 तरीके होते हैं बच्चों को छोड़ने का। एक होता है सेफ़ सरेंडर और एक अनसेफ सरेंडर। अनसेफ सरेंडर है जिसमें कि जो पेरेंट्स को अपने बच्चे नहीं चाहिए, अनवांटेड चाइल्ड, तो वो उनको रोड पर छोड़ देते हैं या कहीं पर कचड़े वगैरह में डाल देते हैं। तो जो सेफ़ सरेंडर का प्रोसेस है, जो हमारे दर्शक आज देख रहे हैं, अगर आप उनको एक्सप्लेन करना चाहें कि जो सेफ़ सरेंडर है वो किस तरीके से किया जाता है।
देखिए, जो सेफ सरेंडर है वो इस तरह से हम लोग करते हैं कि हम लोग ने इसका शुरू में नाम रखा था ओंकार अनाथ आश्रम, कि ताकि ऐसे बच्चे जिनका कोई भी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उस वक्त ऐसे बच्चे हमें मिलने में, खोजने में दिक्कत होती थी, तो हम लोग ने फिर ऐसे ज़रूरतमंद बच्चे जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, कचरा चुनते हैं, एक तरह से वो भी समाज से पूरी तरह से कटे हुए हैं, तो उनको हम लोग ने लाकर उनके पेरेंट्स को समझाकर उन बच्चों को यहाँ पर लाकर रखा गया। तो उन बच्चों में जब तब्दीली हुई, चेंजेस हुए, तो उन बच्चों का प्रोग्रेस देखने के बाद लोग हमारे पास आकर रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई हमारे भी बच्चों को आप अपने संस्थान में, ऐसे झुग्गी झोपड़ियों वाले करने लगे। लेकिन जो बच्चे अनवांटेड हैं, जिनके लिए किसी भी गलत तरीके से वो इस दुनिया में आए, तो उनके लिए हम लोग ने अपनी संस्था के आगे में एक पालना, ओंकार पालना के नाम से एक पालना लगाया हुआ है। अगर कोई बच्चा उसमें कोई ऐसा अनवांटेड बच्चा हुआ है, तो वो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि उन्हें झाड़ियों में ना फेंकें, उन्हें, आखिर उसने भी जीवन पाया है, तो उन्हें इस तरह से दरकिनार ना किया जाए। अगर आपके पास सक्षमता नहीं है तो आप उस ओंकार पालना में उन बच्चों को लाकर डाल दें, वो जहाँ पर कि आपकी किसी भी तरीके से आपकी व्यक्तिगत पहचान किसी को नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि उस पालना के नीचे एक अलार्म लगाया हुआ है और हमारे सारे संस्था के मेंबर्स को इस बात का पता है या उन्हें निर्देश दिया गया है कि अगर ये अलार्म कभी बजता है रात के समय में या दिन में या कभी भी, तो आपको तुरंत उस वक्त बाहर जाकर उस पालने में नहीं देखना है कि क्या है क्या नहीं है। आपको कम से कम 10 से 15 मिनट का इंतज़ार करना है, ताकि जो ऐसे पेरेंट्स या ऐसी माताएं जिन्हें दिक्कत है वो उस पालने में उस बच्चे को डाली हैं, उनकी आइडेंटिटी कहीं लीक ना हो। तो उस तरह से हम लोग उन बच्चों को भी अपने संस्था में लेकर, और उसकी एक प्रक्रिया है जिसके थ्रू हम लोग उस बच्चों को अपने संस्था में रख पाते हैं। जी। ये जो बच्चे आपके यहाँ रहते हैं सर, इनको आप क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी आप कैसे इंश्योर करते हैं? जी, हमारे यहाँ आज की तारीख में हमारे पास 120 बच्चे हैं, और 120 बच्चे को जिस तरह से एक परिवार अपने बच्चों के लिए सारी ज़रूरतमंद चीज़ें मुहैया कराता है, उसी वक्त एक पिता के नाते, एक उनके पेरेंट्स के नाते, गार्जियन के नाते, हम बच्चों को सुबह जैसे उनकी आँख खुलती है उस वक्त से लेकर उन्हें नहलाना धुलाना, उनका नाश्ते का प्रबंध करना, उन्हें स्कूल के लिए जो भी स्टडी मटेरियल्स है वो सारे प्रोवाइड करना, उनके ड्रेस का सारा ख्याल रखना, उन्हें पौष्टिक भोजन मिल सके इस बात का ख्याल रखना, और स्कूल में जब वो क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें किस चीज़ की कमी होती है उन बातों का ध्यान रखना, प्लस उनके टीचर से टाइम टू टाइम मीटिंग करके उन बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में जानना। फिर शाम में, इवनिंग के टाइम में उन्हें फ्रूट्स या दूध वगैरह प्रोवाइड करना, रात को सब्जी के साथ, दूध के साथ उन्हें पौष्टिक भोजन दिया जाए, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को दे पाती है, शायद उससे कहीं बेहतर हम लोग उनके लिए ये करते हैं। और सुरक्षा की जहाँ तक बात हुई, तो हमारा ये जो संस्था है वो 1 एकड़ में फैला हुआ है, और उसकी चारों तरफ से बाउंड्री वॉल की गई है, चरदीवारी दी गई है, ऊपर में कटीली तारें लगी हुई हैं, और एक बड़ा सा गेट है वो जहाँ पर हमारे पास 3 गार्ड हैं, और उस गेट पे हमेशा ताला लगा रहता है। जब भी किसी को जाना होता है या कोई अंदर आता है तो बिना गार्ड के परमिशन के, अगर कहीं पर ऐसा कुछ बात होता है तो वो हमारे से संपर्क करते हैं कि इस तरह के लोग हैं, ये अंदर मिलने आना चाहते हैं, तो फिर इस तरह से सिक्योरिटी करते हुए हम उनको इजाज़त देते हैं। जी, अगर वृद्धाश्रम की बात करें तो आप इतने सालों से इस संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं और सोशल वर्क कर रहे हैं, तो क्या कुछ कारण होते हैं जिसके कारण जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रमों में छोड़ देते हैं? जी, वृद्धाश्रम जो डिवाइन ओंकार मिशन संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है, वो वृद्धाश्रम आपको रांची के ओरमांझी ब्लॉक में पालू एक गांव है, जहां पर डिवाइन ओंकार मिशन संस्था का ये ओंकार वृद्धाश्रम है। और वहाँ पर जो बुजुर्ग हमारे पास आते हैं वो सारे के सारे बुजुर्ग, वृद्ध लेडीज जो महिलाएं हैं, सभी को हम लोग निःशुल्क सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। अब वहाँ पर जो बुजुर्ग हमारे पास आते हैं तो उनका ज़्यादातर कॉमन
जो स्टोरीज निकल के बाहर आती है वो ये होता है कि उनके सोच का टकराव अपने परिवार के साथ में आपस में नहीं बन पाना, आज की नई पीढ़ी और वो पुरानी पीढ़ी के विचारों का आपस में टकराव हो जाना, या दूसरी प्रॉब्लम्स आती है कि इकोनॉमिकल जो कंडीशन है वो बेहतर नहीं है, बच्चे अपने परिवार को देख रहे हैं, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को देखते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं उन्हें माता पिता की अहमियत शायद उन ज़रूरत के सामने कम लगती है। तो वैसे में जब पेरेंट्स को ज़रूरत महसूस होती है तो उन्हें वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ता है। कुछ आजकल जो समाज में जो व्यसन ड्रिंक्स वगैरह होती है, कुछ बच्चे उसके एडिक्ट हैं जो कि अपने उस नशे के आदी होने के वजह से अपने पेरेंट्स को नहीं पूछ रहे हैं, और बल्कि पेरेंट्स के पास अगर कुछ है तो उन्हें तंग करते हैं कि आप अपना जो भी आपके पास जायदाद प्रॉपर्टी है वो आप बेचकर हमें दें, और उस डर से भी कुछ पेरेंट्स हमारे पास आए हुए हैं। घर में लड़ाई ज़्यादातर होती है जिनके यहाँ पर, तो वहाँ पर जो बुजुर्गों को मान सम्मान में ठेस पहुँचती है, उन्हें अपने जीवन यापन करने में प्रॉब्लम्स आती है, तो इस तरह से वो बुजुर्ग भी हमारे पास आ जाते हैं। तो ज़्यादातर इस तरह की जो साधारण कॉमन जो बातें हैं यही वहाँ ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। जी सर, आपकी संस्थान इतनी पुरानी है तो कौन कुछ ऐसे मोमेंट्स रहे हैं जब आपको लगा है कि अगर अचीवमेंट्स की बात करें कि जिस अच्छे विचार से इसको शुरू किया गया था वो पूरा होता हुआ दिख रहा है? जी, संस्था के संस्थापक श्री तरसेम लाल नागी जी के मन में जब गरीब, अनाथ, भीख मांगने वाले, ज़रूरतमंद, कचरा चुनने वाले बच्चों के परिवार को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि हम अभी तक इनकी पीढ़ी या इनके परिवार जिस तरह से अपना जीवन यापन कर चुके, आने वाली पीढ़ियां इस तरह का जीवन अपना न बिताएं, उसके लिए एक मुहिम शुरू की जाए। और तब उन्होंने ओंकार अनाथ आश्रम या डिवाइन ओंकार मिशन हाई स्कूल की स्थापना की। और अचीवमेंट्स की बात करें तो ऐसे ऐसे गरीब अनाथ बच्चों को हम लोग ने लाकर, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि हमारे यहाँ पर एक महिला है जो कि चंद्रपुरा बोकारो की रहने वाली थी। वो भीख मांगती थी, कचरा चुनती थी, उनके 2 बेटी एक बेटा जी। वो भी साथ में उनके कचरा चुनते थे। जब उन्हें किसी माध्यम से पता लगा कि डिवाइन ओंकार मिशन में इस तरह के बच्चों को सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं तो उन्होंने हमारे यहाँ संपर्क साधा और वहाँ पर उनका बेटा जो रवि माली जी। उन्हें लाकर हम लोग ने रखा। बेचारा पढ़ने में बहुत अच्छा था, तेज था, पढ़ाई बहुत अच्छे से करता था, मन लगाकर पढ़ता था। तो उस बच्चे को हम लोग ने हमारे यहाँ स्कूल जो है वो मैट्रिक तक है, क्लास 10 तक। उसके बाद फिर वो बच्चे ने मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न से पास किया। उसके बाद फिर उस बच्चे को बाहर इंटर कॉलेज में एडमिशन कराया गया तो वहाँ भी उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और उनका जब इंटरेस्ट पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है जी। तो फिर मैं स्वयं अपनी गाड़ी से उसको लेकर उड़ीसा के गिफ्ट कॉलेज में जाकर उसका एडमिशन कराया और वहाँ पर उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई 4 साल में पूरी की जी। और पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका वहाँ से कैंपस सिलेक्शन हुआ और आज रवि माली जो है वो नोएडा में इन्फोसिस कंपनी में जॉब कर रहा है। और उसकी माता आज भी हमारे इस संस्था में जो भी वो काम शुरू से कर रही थी, झाड़ू पोछा का, साफ सफाई का, बच्चों की देखरेख का, वो आज भी वो कर रही है। तो जब हम उनकी माता का एक जीवन देखते हैं और एक उनके बच्चे का जीवन देखते हैं तो यही अचीवमेंट है कि संस्था के जो संस्थापक हैं उन्होंने यही सपना लिया था कि इन्हें उस जिंदगी से अलग हम करेंगे, इनका जीवन यापन बहुत अच्छे तरीके से होगा। और आज रवि माली बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन कर रहा है। और अब जब वो आता है तो अपनी जो उनका चंद्रपुरा में उनका घर है वो जाता है, वहाँ मिलता है, वहाँ लोगों को हेल्प करता है, उनकी मदद करता है, बच्चों को मोटिवेट करता है कि आप भी पढ़ो। देखो मैं इसी गंदगी से उठकर मुझे संस्था का सपोर्ट मिला और मैं पढ़ने लगा। फिर उसने अपनी दोनों बहनों को भी यहाँ पर लाकर पढ़ाई कराई और आज उसकी दोनों बहन ग्रेजुएशन कंप्लीट करके और वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही है। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल हैं हमारे पास कि जिनके अचीवमेंट से हमें बहुत खुशी होती है।
आई हॉस्पिटल की अगर बात करें तो उसमें निःशुल्क इलाज होता है आँखों का, तो सर उसमें क्या प्रोसेस है, अगर किसी को कराना है तो हम कैसे करा सकते हैं? जी, ओंकार आई हॉस्पिटल की स्थापना जब 1995 ईस्वी में की गई और शुरू में हम लोग ने टेंट लगा कर काम किया, बाद में फिर उसके एक हॉस्पिटल का बढ़िया बिल्डिंग बनाकर ऑपरेशन थिएटर वगैरह बनाकर ये किया गया। तो ये शुरू से ही यही मोटिव था कि हमें पैसे नहीं कमाने हैं, हमें उन ज़रूरतमंदों के बीच अपनी जगह बनानी है, उन ज़रूरतमंदों को उनकी उस जो ज़रूरत है उसे पूरा करना है। इसके लिए हम लोग ने बहुत ही सिंपल सा, पहले तो हम लोग गांव में जाते थे, प्रचार करते थे, कि डॉक्टर्स को लेके जाते थे, कैंप करते थे। लोगों के बीच में ये धारणा थे कि ये हमारी आंख जो खराब हुई है, हमने कोई पाप किया है, शायद इसकी वजह से हमें दिखना बंद हो गया, ये भगवान के तरफ से हमें दिया हुआ दंड है। तो फिर जब डॉक्टर्स गए तो वो कैंप लगाकर उन्हें समझाया गया, फिर उनको अपने संस्थान में लाकर उनकी कैटरेक्ट का ऑपरेशन किया गया और उन्हें रहना, खाना, चश्मा, दवाई सभी कुछ फ्री निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। और बाद में जब उन्हें रोशनी आ गई तो उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। तो इसका प्रोसेस बिल्कुल सीधा है कि कोई भी व्यक्ति जो आंखों का ऑपरेशन जिन्हें ज़रूरत है वो हमारे यहाँ आ सकते हैं और सिंपल सा उनका एक फॉर्म भरना पड़ता है और उसके बाद उन्हें बिना किसी पैसा खर्च किए वहाँ पर वो आंखों का अपना ऑपरेशन करा सकते हैं। आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, यदि आप उनको कुछ कहना चाहें समाज सेवा या लोक सेवा को लेकर के तो? जी, मैं आपके इस चैनल, आपके इस दूरदर्शन के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि एक छोटा सा मन में ठान लिया जाए किसी भी चीज़ के लिए, तो वो कार्यक्रम करते करते बहुत से लोग उसमें जुड़ जाते हैं, बहुत सा बड़ा एक वो मुहिम बन जाती है। तो मैं लोगों से, समाज से यही चीज़ आग्रह करूंगा कि आप अपने आप को छोटा ना समझें, आप एक कदम आगे बढ़ाएं, 10 कदम आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके साथ लगने के लिए और उस सेवा में आगे बढ़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो ज़रूरत है आज हमें अपना दिल बड़ा करने का, अपना मन बड़ा करने का, और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सहायता पहुंचाकर उनके जीवन स्तर को सुधारने का। यही मेरा समाज से एक निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हम किसी एक भी इंसान की अगर ज़िंदगी को बदल पाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में आपकी संस्थान हर रोज़ इतने सारे लोगों के लाइफ में चेंजेस लेकर के आ रही है। इसी तरीके से हम हर हफ्ते ऐसे मेहमानों को लेकर के आते हैं जो सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस के लिए सतत प्रयासरत हों। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएँ की अगली कड़ी में, तब तक के लिए जोहार।